Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। जिन पहाड़ों से आत्मा कुंड निकलता है उनमें जरूर कुछ बड़ा रहस्य होगा और ऐसे पहाड़ों में कई खतरे भी होंगे। इसके अलावा विवान ने यह भी पूछा कि उनके हाथ में जो रहस्यमयी लोहे की तलवार है वो दिव्य गुप्त स्थान से आई है जो दानव पूर्वजों की पर्वत श्रृंखला में है। ये रहस्यमयी लोहे की तलवार साफ तौर पर अंधकार युग से पहले की चीज है। अब तक विवान को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, जिससे उनकी दानव पूर्वजों के पहाड़ों के बारे में एक्साइटमेंट और बढ़ गई। जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा तो मैं इसे और करीब से देखूंगा। बस यही सोचते हुए मेरे सामने लड़ाई की आवाज आई। आगे देखने पर तुम एक जवान योद्धा को महायोद्धा लेवल के शुरुआती दौर में युवराज के एक चक्राकार तेंदुए से लड़ते देख सकते हो। महायोद्धा लेवल के शुरुआती दौर में वो अपनी साधना के टॉप पर था। साफ था कि वो किसी छोटी सेना का शिष्य था। वो हरित गरुड़ तेंदुआ के चक्राकार तेंदुए से लड़ रहा था। हालांकि वो बहुत ताकतवर नहीं था, फिर भी वो काफी चालाक था। अपनी कम साधना के बावजूद उसमें लड़ने की गजब की प्रतिभा थी। उसकी तलवार हवा में नाचती थी, जिससे हरित गरुड़ तेंदुआ चक्राकार तेंदुआ बार बार पीछे हटता। उसका शरीर जख्मों से भरा था। वो हरित गरुड़ तेंदुआ चक्राकार तेंदुआ अब नहीं टिक पाएगा। ये देखकर विवान ने हल्का सा सिर हिलाया और सचमुच 5 सांसों बाद हरित गरुड़ तेंदुआ चक्राकार तेंदुआ कोने में धकेल दिया गया और वहीं मारा गया। कौन है वहां? उस साल रक्त क्रिस्टल इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे प्रकाश योद्धा को अचानक कुछ सूझा। उसने फौरन विवान की तरफ देखा और उसका चेहरा बदल गया। 5 महाशक्तियों का प्रतिभाशाली लगभग बिना रुके उस प्रकाश योद्धा ने युवराज चक्राकार तेंदुए का रक्त क्रिस्टल लेने की हिम्मत भी नहीं की। वो मुड़ा और भाग गया। क्या मैं इतना डरावना हूं? दूसरे को भागते देख विवान हैरान रह गया। उसे कैसे पता था कि छोटी शक्तियों की नजर में 5 महाशक्तियों का प्रतिभाशाली बाघ जैसा खतरनाक था। वो आदमी जंगल में गायब होने ही वाला था। अचानक कहीं से एक चाकू की चमक उभरी। वो बिजली की तरह थी और पलक झपकते गायब हो गई। छोटी शक्ति का प्रतिभाशाली डर से विवान को घूर रहा था। दौड़ते दौड़ते उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया, जमीन पर भारी गिरा और खून बहने लगा। विवान की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ, महायोद्धा लेवल के शुरुआती दौर का एक बेकार आदमी 5 देशों की बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की हिम्मत करता है। सचमुच मौत को बुलावा दे रहा है। एक बड़े पेड़ के पास मार्शल आर्ट के मजबूत कपड़ों में एक आदमी खड़ा था, चेहरे पर गंभीर मुस्कान लिए। ये महान वर्धन साम्राज्य का प्रतिभाशाली है। लगता है इसे रक्त आत्मा कुंड में शक्तिशाली साधना मिला है। विवान रुका और उसे देखने लगा। महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा ने मरे हुए आदमी की तलाशी ली और 2 रक्त क्रिस्टल मिले। उसने मुंह बिचकाया और निराश होकर बोला, महायोद्धा लेवल के शुरुआती दौर के रक्त जानवरों के सिर्फ 2 रक्त क्रिस्टल, बेकार। फिर उसने सिर घुमाया, विवान को देखा और गंभीर मुस्कान के साथ बोला, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है। मैं महान मायालोक राज्य के प्रतिभाशाली से मिल गया। हाँ, वो भी रक्त आत्मा कुंड में जा चुका है। विवान ने भौहें चढ़ाई और बोला, रक्त क्रिस्टल के लिए तुम में जरा भी दया नहीं है? दया? वो क्या चीज है? महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा को उम्मीद नहीं थी कि विवान ऐसा बोलेगा। वो आंखें सिकोड़कर हंसने लगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे, है ना? विवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, तुम्हें इतना यकीन है कि तुम मुझे मार सकते हो? महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा जोर से हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि रक्त आत्मा कुंड में जाना कोई बड़ी बात है? मायालोक राज्य के राजा धृतराष्ट्र के पोते विवान, इस साल आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की अंतिम परीक्षा के विजेता। सही कहा ना? तुमने मेरी जांच की है? विवान की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मायालोक राज्य की प्रतिभाओं के रक्त आत्मा कुंड में जाने की पूरी जानकारी हमारे पास है, लेकिन ये ज्यादातर 4 राजकुमारों और सौरभ के लिए है। तुम तो बस रास्ते में मिल गए। रक्त आत्मा कुंड में खोया हुआ आदमी मेरी दिलचस्पी के लायक नहीं।
मुझे बस ये जानना है कि तुम रक्त आत्मा कुंड में गए हो। तुम्हें नहीं पता होगा, राजकुमार आर्यन ने कहा है कि रक्त आत्मा कुंड में गए किसी भी प्रतिभाशाली को मारने पर 3rd लेवल का खजाना सैनिक मिलेगा। महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा हंस पड़ा। 3rd लेवल का खजाना सैनिक? सचमुच मेरा सम्मान है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे ले सकते हो या नहीं। विवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी जान की कीमत सिर्फ एक 3rd लेवल का खजाना सैनिक? यह तो बहुत सस्ता है। हा, तुम्हारा सिर काटना आसान नहीं है। महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा ने विवान को घूरते हुए कहा, लगता है रक्त आत्मा कुंड में जाने की वजह से तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो। ये मजाक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम और मेरे बीच, जो दोनों रक्त आत्मा कुंड में जा चुके हैं, कितना बड़ा फर्क है। महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा ने अचानक तलवार निकाली। एक झटके में वो 10 मीटर दूर जा गिरा। पलक झपकते ही वो विवान के पास पहुंचा और उसे काटने को तैयार था। कृपाण फुंफकार उठी और अचानक एक डरावनी सांस निकली। उस पर अनगिनत आकृतियां उभर आईं। वो एक 2nd लेवल का खजाना सैनिक था, वो भी 2nd लेवल का सबसे बेहतरीन। धम! शास्त्र प्रवाह पवन ब्लेड तूफान की परत में बदल गया। उसने विवान को भयानक काटने वाली शक्ति से घेर लिया, जैसे हवा को चीर सकता हो। विवान तेजी से पीछे हटा और हमले से बच गया। धम! विवान के सामने का एक बड़ा पत्थर अचानक टुकड़ों में बिखर गया। तेज चाकू ऊर्जा ने आसपास के सारे पेड़ों को चूर चूर कर दिया। कई बड़े पेड़ गरजते हुए गिर गए। धुआं और धूल फैल गई। अगर तुम छिपना चाहते हो तो क्या छिप सकते हो? स्वर्ग का वचन कट गया। महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा ने जोर से चिल्लाया। उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से आगे काटा। तलवार के शरीर पर काली तलवार ऊर्जा फूटी। ब्लेड ऊर्जा तेज थी और आगे काटती गई। बिखरी हुई ब्लेड हवा ने जमीन पर एक लंबी खाई खोद दी। धम! आसपास की चट्टानें और पेड़ एक एक करके टुकड़े टुकड़े हो गए। तलवार की एक अदृश्य शक्ति ने चारों ओर घेरा बना लिया। इस शक्ति से ढकी हर चीज तलवार के बल के नीचे थी और मौत के लिए बंधी थी। कृपाण ऊर्जा के नीचे विवान ने खुद को घिरा हुआ महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि वो छिप नहीं सकता। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं छिपूं, तो तुम क्यों छिप रहे हो? विवान मुस्कुराया और लोहे की तलवार अचानक उसके हाथ में आ गई। असली ऊर्जा उनके बीच जमा हुई और एक तलवार आगे की ओर काटने लगी। शीत पवन तलवार तकनीक। युवराज तलवार तकनीक विवान ने अपने पिछले जन्म में बनाई थी। ये बहुत आसान और सादी है, लेकिन इसमें सबसे साधारण तरीके का सत्य है। हाँ, मायालोक राज्य की महान प्रतिभा एक जंग लगी तलवार पकड़े है। क्या तुम निहत्थे हो? विवान का हथियार देखकर दूसरा पक्ष चौंक गया और हंसने लगा, लेकिन उसके हाथों का वार जरा भी कम नहीं हुआ। उसके शरीर में असली ऊर्जा चरम पर थी। 2 ताकतवर शक्तियां टकराईं और जोरदार गर्जना हुई। 10 से ज्यादा पेड़ टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके बीच जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया और अनगिनत चट्टानें टूट गईं। तलवार ऊर्जा आसमान में बिखर गई, लेकिन विवान की तलवार ऊर्जा बांस जितनी मजबूत थी, वो गायब नहीं हुई और आगे बढ़ती रही। क्या? महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा का चेहरा बदल गया और वो चिल्लाया। वो विवान की तलवार ऊर्जा से टकरा गया। उसने मुंह खोला और खून उगल दिया। महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा 10 कदम पीछे हटा। तब उसका शरीर रुका और उसे गंभीर चोटें आईं। इसके उलट विवान स्थिर था, जैसे पत्थर। तुम सिर्फ 15 या 16 साल के हो। तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? वर्धन साम्राज्य के योद्धा ने मुंह से खून पोंछा और अविश्वास से विवान को देखा। उसके हिसाब से विवान बहुत छोटा था। भले ही वो महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण में था, फिर भी उसकी तुलना उससे नहीं हो सकती थी। आखिरकार रक्त आत्मा कुंड में जाने से पहले वो महायोद्धा लेवल के मध्य में टॉप योद्धा था, जबकि विवान शायद शुरुआती चरण में था। और फिर विवान इतना छोटा था, फिर भी इतनी तरक्की कर चुका था। उसने जरूर ढेर सारी गोलियां खाई होंगी और खजाने दिए होंगे। भले उसकी साधना ज्यादा हो, लेकिन उसके शरीर की असली ऊर्जा बेकार होगी और उसका युद्ध अनुभव उससे बहुत कम होगा। लेकिन लड़ाई में पता चला कि वो कमजोर था। मुझे नहीं लगा था कि तुम मर जाओगे। ये देखकर कि दूसरा पक्ष घायल हो गया, विवान ने सिर हिलाया। उसने अभी तलवार की शक्ति का सिर्फ 10% से भी कम इस्तेमाल किया था। हिसाब से ये 10% शक्ति भी दूसरे की रक्षा तोड़ने के लिए काफी थी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि दोनों को चोट लगी और विवान निराश हो गया। मुझे डर है कि अगर मैं पूरी ताकत लगाऊं तो तलवार सही कोण पर नहीं मुड़ेगी, या मैं इसे 1 इंच से दूसरे इंच तक नहीं मोड़ पाऊंगा। विवान ने चुपके से अपनी गलतियां सोची और सबक लिया। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पुनर्जन्म के बाद
साधना बदल गई, जिससे ये हाल हुआ। तुम इस आदमी को सामने क्यों नहीं लाते और अपने हाथ का अभ्यास क्यों नहीं करते? विवान को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठी। विवान ने सिर हिलाया और बुदबुदाया। उसका दिल उदास हो गया। महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा और गुस्से में आ गया, लगभग फट पड़ा। तुम्हारी बहन, पिछली लड़ाई में तुम जीते, फिर सिर हिलाकर आह भर रहे हो। ये क्या ताकत है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? हास्यास्पद। दहाड़ के साथ महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा के मुंह से अचानक गहरा नीला धुआं निकला। उसकी ताकत हैरान करने वाली रफ्तार से बढ़ रही थी। ये पावर ब्लड है? विवान हैरान था। हा हा हा, सही है। महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा जोर से हंसा और आत्मविश्वास से भरा था। मैंने जो रक्त जागृत किया है वो पौराणिक सेकंड लेवल का ब्लू स्टोन रक्त है। एक बार शुरू होने पर ताकत 2 गुनी से ज्यादा हो सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचाकर जीत गए? वो हंसा और उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसका शरीर जंगली अजगर की तरह था और विवान की ओर दौड़ा। इस बार उसकी गति और तेज थी। हवा इतनी तेज थी कि जोरदार आवाज हुई। आसपास के सारे पेड़ हिल रहे थे। यह दृश्य इतना डरावना था कि पहाड़ हिल सकते थे और समुद्र भर सकता था। लेकिन विवान की आंखें चमक रही थीं। वो बहुत एक्साइटेड था। शाबाश। उसने अपनी जंग लगी तलवार उठाई और आगे बढ़ा। धम। दोनों शरीर हवा में टकराए जैसे बिजली गिरी हो। जमीन पर चट्टानें टूट गईं और कई मीटर की खाई बन गई। ये इतना तेज था कि कोई साधारण योद्धा इसे देखकर चौंक जाता। ये यकीन करना मुश्किल था कि महायोद्धा लेवल के योद्धा की ताकत इतनी जबरदस्त हो सकती है। धम धम। जोरदार आवाज के साथ विवान दूसरे पक्ष के साथ भयंकर युद्ध में था। दोनों ने अपने हथियार छोड़ दिए और लोहे की मुट्ठियों का इस्तेमाल कर रहे थे। पहाड़ के जंगल में जहां एक पेड़ नष्ट हो गया था, यह दृश्य वाकई डरावना था। लेकिन किसी का पलड़ा भारी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि दोनों बराबर थे और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने ताकतवर कैसे हो? महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपना रक्त सक्रिय कर लिया था और उसकी ताकत कम से कम 2 गुनी हो गई थी, लेकिन उसे बढ़त नहीं मिली। ये क्या हो रहा था? सामान्य हालात में दूसरा पक्ष अब तक नष्ट हो जाना चाहिए था। दूसरा पक्ष इतना जवान दिखता था, लेकिन उसके शरीर की शक्ति इतनी डरावनी कैसे हो सकती थी? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा दहाड़ा। उसकी असली ऊर्जा चमक उठी। प्रकाश और रंग बह रहे थे और भी उफान पर थे। यहां तक कि उसका गैस कुंड भी उबल रहा था और अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा था। उस पल उसकी ताकत फिर से लगभग 5वें हिस्से तक बढ़ गई। धम। इस बार विवान को उड़ना पड़ा। वो 10 मीटर से ज्यादा पीछे गिरा। उसके पैरों ने चट्टानी जमीन पर 2 नाले खोद दिए और फिर वो रुका। लेकिन फिर वो फिर से जोश में आ गया। मुट्ठियां लहराते हुए लड़ने लगा। महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा ने लगभग खून उगल दिया। क्या ये आदमी लोहे से बना है? एक मुक्का मारा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो डरने लगा। ये मजबूत है, मैं इसे पकड़ नहीं सकता। इस समय विवान चिल्लाया, पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। तुरंत दूसरे पक्ष का आत्मविश्वास फिर से जागा। उसे लगा बस थोड़ी और ताकत चाहिए और वो विवान को धूल चटा देगा। मर। महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा दहाड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, बाल खड़े हो गए और वो और भी हिंसक हो गया। धम धम। एक के बाद एक लोहे के मुक्के विवान की ओर बरस रहे थे। हर मुक्का बहुत डरावना था। ये महायोद्धा लेवल के बाद के चरण में किसी भी मार्शल कलाकार को नष्ट कर सकता था। ऊर्जा लेवल के शुरुआती दौर के साधारण योद्धा भी इसे सहन नहीं कर पाते और गंभीर रूप से घायल हो जाते। देख, इस मुक्के की ताकत थोड़ी ज्यादा है और ये थोड़ी कम। ये मुक्का बिल्कुल सही है, यही असर चाहिए। भीषण युद्ध में विवान पीछे हट गया, ध्यान से सोचा और अपनी ताकत को समझने लगा। रक्त आत्मा कुंड में वो महायोद्धा लेवल के आखिरी शिखर तक पहुंच गया था। इस वजह से विवान अपनी ताकत को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। हर बार जब वो हमला करता, थोड़ा अंतर आ जाता। साधारण मार्शल आर्ट वाले इस अंतर की परवाह नहीं करते, लेकिन विवान के लिए ये माफी के लायक नहीं था। पहले मिले मार्शल कलाकार बहुत कमजोर थे। अब इतना मुश्किल से कोई ठीक आदमी मिला था। वो उसे कैसे यूं ही जाने दे सकता था? दूसरे पक्ष को डरकर भागने से रोकने के लिए विवान ने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाया, जैसे वो हार रहा हो। अच्छा नहीं, धिक्कार है। चौड़ी आंखों से विवान युद्ध में पीछे हटता रहा, जैसे वो नष्ट होने वाला हो। इससे दूसरे पक्ष का जोश बढ़ता गया और उसकी ताकत लगातार जलती रही। आखिर में महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा की त्वचा
चमकदार लाल हो गई। उसका रक्त सार जलने लगा था। ओह, मैं लगभग उड़ गया। लगभग। यह खतरनाक था। अगर इस वार की ताकत और ज्यादा होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे झेल पाता। विवान डर गया और चिल्लाया। पहले तो महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा बहुत एक्साइटेड था। उसे लगा कि थोड़ी और ताकत से वो विवान को चकनाचूर कर देगा। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा लगभग पागल हो गया। हर बार विवान कहता कि वो टिक नहीं पा रहा, लेकिन ताकत बढ़ाने के बाद भी विवान अभी भी जोश में था। उलटे उसका रक्त और सार जलने लगा और उसका शरीर चरम पर था, जैसे अब फट जाएगा। महान वर्धन साम्राज्य योद्धा जल्दी ही टिक नहीं पाया, लेकिन विवान युद्ध में अपनी ताकत को समझने लगा। शुरुआत में उसके हमले थोड़े गड़बड़ थे, लेकिन बाद में हर मुक्का सही असर दे रहा था और लगभग कोई गलती नहीं थी। धिक्कार है। आखिर में महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा इसे और सहन नहीं कर सका। लंबे समय तक लड़ने से उसका शरीर बहुत ज्यादा थक गया था। उसके रोम छिद्रों से खून रिस रहा था। नहीं, अगर मैं और लड़ा तो मैं खुद को बर्बाद कर लूंगा। ये लड़का वाकई खतरनाक है। बेहतर है मैं पहले निकल लूं। मन बदलकर महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा ने एक वार को रोकने की पूरी कोशिश की। फिर वो अचानक पीछे हटा और दूर के पहाड़ी जंगल में भाग गया। लड़के, तुम रुको। अगर मैं तुम्हें नहीं मारा तो मैं मर्द नहीं। महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा बहुत गुस्से में था। अगर ये बात फैल गई कि वो विवान को, जो एक बच्चा है, नहीं हरा सका, तो शायद महान वर्धन साम्राज्य में बाकी योद्धा उसका मजाक उड़ाएंगे। मैं जा रहा हूं। क्या ये मजेदार नहीं है? बस इतना ही है कि मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा। दूसरे को भागते देख विवान चिल्लाने से खुद को रोक न सका। महान वर्धन साम्राज्य योद्धा लगभग गिर पड़ा और उसे कोई राहत नहीं मिली। ये बस थोड़ा सा है। तुमने कितनी बार कहा कि बस थोड़ा और चाहिए। भागने की रफ्तार और तेज हो गई। ये देखकर कि दूसरा पक्ष भागने पर तुला था, विवान निराश हो गया। छोड़ो, अब मैं इसे अच्छे से समझ गया हूं। अब समय है। ध्यान केंद्रित करते हुए विवान की आंखें ठंडी हो गईं। उसके पैर अचानक जमीन पर जम गए। उसके पैरों के नीचे की चट्टान टूट गई और विवान का शरीर तीर की तरह आगे बढ़ा। पल भर में वो महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा के पास पहुंच गया। क्या? महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा दौड़ते हुए पलटा और विवान को तेजी से आते देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरे पर डर दिखने लगा। अगर अब तक महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा ये नहीं समझ पाया कि विवान ने उसे बेवकूफ बनाया, तो वो बहुत बड़ा मूर्ख था। नई दुनिया बनाने के लिए। मौत के साए में महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा चिल्लाया। उसके शरीर की असली ऊर्जा और रक्त ने उसे चरम पर पहुंचा दिया। उसने अपनी पीठ पर मुक्का मारा और बाएं हाथ से जेड कार्ड पकड़ा। उसे किसी भी वक्त तोड़ने को तैयार। मर जा, विवान बुदबुदाया और एक ही वार में वो महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा के मुक्के से टकरा गया। महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा चिल्लाया। उसकी डरी हुई आंखों में एक चमक थी और उसका शरीर पल भर में टुकड़ों में बट गया और वहीं गिर पड़ा। उसे जेड कार्ड तोड़ने का मौका भी नहीं मिला। सचमुच मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने बेगुनाहों को मारा। तुम्हारे हाथ खून से सने हैं, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा। जमीन पर गिरते ही विवान ने सिर हिलाया। अगर दूसरा पक्ष उस छोटी शक्ति के प्रतिभाशाली को नहीं मारता तो विवान उसे बस हरा देता, लेकिन उसने बेगुनाहों को बेरहमी से मारा, तो विवान को दिल से पता था कि ये आदमी शैतान है। अगर उसे नहीं मारा तो वो और लोगों को नुकसान पहुंचाता। इतने बड़े योद्धा के लिए, जिसके पीछे एक विशाल शक्ति है, भले उसकी साधना छोड़ दी जाए, वो बुराई कर सकता था। सांस लेते हुए विवान ने उसकी तलाशी ली। उसे एक भंडार अंगूठी मिली। ये आदमी जरूर वर्धन साम्राज्य की किसी बड़ी शक्ति का प्रतिभाशाली है। ऐसी अंगूठी आम आदमी के पास नहीं हो सकती। मानसिक ताकत से निशान मिटाते हुए विवान ने भंडार अंगूठी खोली। उसकी आंखें अचानक ठहर गईं। इस अंगूठी में 10 से ज्यादा रक्त क्रिस्टल थे, जो कुछ खास नहीं थे, लेकिन अंदर कई चांदी के नोट और गुप्त किताबें थीं। विवान को गुस्सा इस बात पर आया कि चांदी के नोटों पर अलग अलग शहरों की मोहरें थीं, जो मायालोक राज्य के थे। तेज भूमि में सारे चांदी के सिक्कों पर 4 चांदी बैंकों का कब्जा है, जो तेज भूमि की बड़ी शक्तियां हैं। सैन्य क्षेत्र में भी इनमें बहुत ताकत होती है, जो आम है, लेकिन हर चांदी के नोट की अपनी मोहर होती है। मिसाल के तौर पर कुछ चांदी के नोट स्वर्ण कोषालय से हैं, कुछ मायालोक राज्य की सुवर्णपुरी शाखा से और कुछ वैभव नगर से। उनकी मोहरें अलग अलग होती हैं। लेकिन अब विवान को महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा के पास मायालोक राज्य के कई शहरों के चांदी के नोट मिले,
इसका मतलब था कि उसने मायालोक राज्य के कई योद्धाओं को मारा होगा, वरना महान वर्धन साम्राज्य के एक प्रतिभाशाली के पास इतने ऊर्जा के चांदी के सिक्के कैसे होते। वर्धन साम्राज्य भंडार अंगूठी हटाते हुए विवान की आंखें ठंडी हो गईं। हालांकि मायालोक राज्य से उसका कोई खास लगाव नहीं था, फिर भी वो उसका हिस्सा था। ये सोचकर कि महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा पहाड़ों में उसके लोगों को मार रहे हैं, विवान का मन बेचैन हो गया। ऐसे में चलो वर्धन साम्राज्य की प्रतिभाओं का फायदा उठाते हैं और अभ्यास करते हैं। अब विवान पहाड़ों में महान वर्धन साम्राज्य के योद्धाओं के निशान ढूंढने लगा। महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा इस पहाड़ी जंगल में बहुत घमंडी थे। जल्द ही उनकी मुलाकात विवान से हो गई। वर्धन साम्राज्य के ये योद्धा जंगल में हर जगह मायालोक राज्य के शिष्यों का शिकार कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। विवान को देखते ही लगभग सभी एक्साइटेड हो गए और उस पर झपट पड़े, इसलिए पहाड़ी जंगल में हर जगह चीखें गूंजने लगीं। ये लगभग हो गया, धिक्कार है, तुम बहुत ताकतवर हो, ये खतरनाक है, मैं लगभग मर ही गया था, बस थोड़ा सा। हर बार जब वर्धन साम्राज्य के शिष्यों से मुलाकात होती, विवान अपनी साधना को दबाता, अपने युद्ध कौशल को निखारता और अपने शरीर से और ज्यादा वाकिफ होता। आखिर में विवान ने 1/3 बाल भी काट दिए, और वो कभी 2/3 बाल नहीं काटता। हाथ और आंखें पूरी तरह से एक हो गए। एक ही रात में वर्धन साम्राज्य के 11 शिष्य विवान के हाथों मारे गए। हर एक के पास विवान ने दूसरे देशों के चांदी के सिक्के और खजाने ढूंढे। जाहिर है उनके हाथों में इंसानी जानें भी थीं। सिर्फ 11 मारे गए, और महान वर्धन साम्राज्य के वो शानदार प्रतिभाशाली कहां गए? विवान ने भौहें चढ़ाईं। अब तक शुरुआती महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा के अलावा विवान की मुलाकात रक्त आत्मा कुंड में गए किसी और वर्धन साम्राज्य प्रतिभाशाली से नहीं हुई थी। पहाड़ी जंगल इतना बड़ा था कि कुछ लोगों को ढूंढना आसान नहीं था। ठीक उसी वक्त जब विवान शिकार जारी रखने वाला था, अच्छा, अचानक वो पीछे हट गया। खतरा। दूर एक बड़े पेड़ से तलवार की रोशनी निकली, इतनी तेज कि पलक झपकाना मुश्किल था। विवान के पैर के पास एक चट्टान 2 टुकड़ों में फट गई। चट्टान टूटने के बाद वो जमीन पर गिरी और पल में धूल बन गई। अगर विवान वक्त पर नहीं हटता तो तलवार उसके लिए बहुत खतरनाक होती। इतनी खतरनाक तलवारबाजी को इस हद तक साधना कोई आम प्रतिभा नहीं थी। ये फिर से वही क्यों है? लेकिन विवान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी, जो पहाड़ी जंगल की गहराइयों में झांक रहा था। बदमाश, आखिरकार मुझे तुम मिल गए। देखता हूं इस बार तुम कहां भागते हो। एक धीमी आवाज के साथ बड़े पेड़ से एक सुंदर आकृति नीचे कूदी। ये देव शिखर की मान्या थी। वो एक तेज तलवार पकड़े थी और रेशम और पंखों का कोट पहने थी। उसका शरीर सुंदर था, जो इस बंजर जंगल में एक तीखा दृश्य देता था। ऐसा शरीर, ऐसा चेहरा, कोई भी मर्द हैरान हुए बिना उसका दीवाना हो जाता, आंखें हटा नहीं पाता। लेकिन विवान की आंखों में जरा भी मोह नहीं था, बस थोड़ी बेबसी और मजाकिया मुस्कान थी। देव शिखर 5 उत्तर पश्चिम देशों के टॉप संप्रदायों में से एक है। ये अपनी तलवारबाजी के लिए मशहूर है और इसे तलवारबाजी का मजबूत संप्रदाय कहा जा सकता है। मान्या पिछले 100 साल में देव शिखर की सबसे शानदार प्रतिभा थी। रक्त आत्मा कुंड में शक्तिशाली साधना लेने के बाद मान्या सिर्फ 19 साल की थी और ऊर्जा लेवल के मध्य तक पहुंच गई थी। साथ ही उसने तलवार का मतलब समझ लिया था। तुम्हें पता है, 5 उत्तर पश्चिमी देशों की सारी टॉप प्रतिभाओं में सौरभ और शुभम ऊर्जा लेवल के मध्य तक पहुंचे थे, लेकिन उनकी उम्र मान्या से ज्यादा थी। विवान, तुमने रक्त आत्मा कुंड में मेरा फायदा उठाया। आज मैं मान्या शांत हूं। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि पछतावा क्या होता है। मान्या तलवार पकड़े थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन मन ही मन वो बहुत हैरान थी, क्योंकि उसने अभी तलवार पर 70% ताकत लगाई थी। ऊर्जा लेवल के शुरुआती दौर का योद्धा भी इस तलवार से बुरी तरह घायल हो जाता, लेकिन विवान बच निकला। वो सोच रही थी कि विवान को उसकी तलवार का पता कैसे चला। जैसा मैंने कहा, उस दिन का वाकया बस एक हादसा था। तुम इसे क्यों नहीं समझती? विवान हैरान था। ये औरत, दिमाग भी तो एक मांसपेशी है। हादसा? क्या तुम्हें लगता है मैं इस पर यकीन करूंगी? मानो या ना मानो, वो हादसा था। सच कहूं, मैंने कुछ नहीं देखा। इस बात पर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं। हंगामा? मान्या लगभग पागल हो गई। 2 लोग एक जगह बिना कपड़ों के, भले रक्त आत्मा कुंड का पानी रास्ते में था, कई जगह दिख गई थी। अगर ये काफी नहीं तो वो और क्या देखना चाहता था? मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हें मौत से छुटकारा नहीं मिलेगा।
तुम जिंदगी से कभी नहीं बच पाओगे। अब से तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर पाओगे। ये तुम जैसे बदमाश को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकेगा। मान्या की आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने अपनी असली ऊर्जा को जगाया और तलवार में लगातार शक्ति भरने लगी। तलवार की सतह पर चमकदार रोशनी फूटी और एक हैरान करने वाली सांस फैल गई। ये 3rd लेवल का खजाना है। विवान ने जीभ चटकाई और भौहें चढ़ाई। लगता है कुछ गड़बड़ है। इस मान्या की साधना बहुत ऊंची है। वो ऊर्जा लेवल के मध्य तक पहुंच गई है। उसने तलवार का मतलब भी समझ लिया है। उसकी ताकत गजब की है। फिर भी उसका हथियार 3rd लेवल का खजाना है। इन तीनों का मेल उसकी ताकत को एक पल में अकल्पनीय लेवल तक ले जाता है। धम! जब विवान भौहें सिकोड़ रहा था, मान्या अचानक हिली। उसका शरीर एक तेज हंस की तरह था। वो पल भर में विवान के पास पहुंची। तलवार की रोशनी बहने लगी और धुंधले तलवार के फूल में बदल गई, जो विवान की छाती में चुभने वाली थी। बस एक पल में तलवार की ठंडी नोक विवान के सामने कुछ इंच दूर आ गई। भयंकर तलवार ऊर्जा हवा से गुजरते हुए विवान के शरीर में धीरे से घुस गई थी। इस वक्त महान वर्धन साम्राज्य की बंजर जमीन से लड़ना वाकई बोरिंग है। अब इस शांत बर्फ के साथ अभ्यास करने का समय है। उसके मन में बिजली की तरह विचार कौंधा और विवान ने जमीन पर पैर जमाकर एक तरफ चमक दिखाई। भयंकर तलवार ऊर्जा हवा में घुसी और पास के एक बड़े पेड़ को काट दिया। एक झटके में तलवार का शरीर लकड़ी में धंस गया और पूरा पेड़ टुकड़े टुकड़े होकर धूल बन गया। क्यों बच रहे हो? मान्या चौंक गई। उसकी भौहें चढ़ गईं। अगर पिछली बार विवान बच निकला था तो कोई बहाना बनाया जा सकता था, लेकिन इस बार फिर बच गया। यह बिल्कुल हादसा नहीं था। यह लड़का थोड़ा अजीब है। मान्या विवान को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। हालांकि उसकी साधना महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण में चरम पर थी। वो रक्त आत्मा कुंड में जादुई जाल को तोड़ने में कामयाब रहा था और अब वो एक के बाद एक उसके हमलों से बच रहा था, जो आम लोग नहीं कर सकते। लेकिन चाहे वो कितना भी खास हो, आज मैं उसे खत्म कर दूंगी। ये लड़का कभी नहीं बचेगा। जब एक चाल नाकाम हुई, मान्या ने अपनी चाल बदली। कांपते हाथ से प्रभा तलवार हवा में घूमी और उल्टे हाथ से विवान की ओर आई, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। प्रभा तलवार जैसे उसके शरीर का हिस्सा बन गई थी। इसे किसी अतिरिक्त नियंत्रण की जरूरत नहीं थी। यह बहुत आसान था, लेकिन विवान का शरीर टिमटिमा रहा था और उसने इसे फिर से चकमा दे दिया। तलवार की रोशनी उसके शरीर के पास से गुजरी, जो उसकी त्वचा से 1 इंच से भी कम दूर थी। एक हल्की गुनगुनाहट के साथ मान्या आगे बढ़ती रही। तलवार की रोशनी टिमटिमाई, जैसे तारों की चमक लगातार विवान की ओर बढ़ रही थी। लेकिन विवान का शरीर सपने जैसा था। उसके पैर परछाइयों में बदल गए और पीछे हटते रहे। तलवार की रोशनी उसके चारों ओर बहती रही। हर बार ये सिर्फ 1 इंच का हिस्सा थी, लेकिन उसके शरीर को छेद नहीं सकी। घृणित स्वर्गीय दासियां फूल बिखेरती हैं। मान्या ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। उसने अर्थ लेवल का मध्यम तलवार कौशल इस्तेमाल किया। पल भर में तलवार की रोशनी ने विवान को ढक लिया। स्वर्ग और जमीन के बीच अनगिनत तलवार के फूल उभरे। एक के बाद एक ये फूल हवा में परत दर परत फट रहे थे। वो सुंदर थे और विवान के चारों ओर का सारा स्थान बंद कर रहे थे। उसी वक्त तलवार की एक अनोखी सांस ने विवान को ढक लिया। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और जमीन के बीच सिर्फ तलवार की रोशनी बची थी। चाहे कैसे भी बचें, तलवार की रोशनी के दायरे से नहीं निकल सकते थे। कमाल की तलवारबाजी। विवान बिना मुंह खोले नहीं रह सका। उसकी आंखें चमक उठीं। विवान के हिसाब से अर्थ लेवल का तलवार कौशल तो बस कचरा था, बहुत आम। लेकिन जब मान्या ने इसे लगाया तो ये स्वर्ग, औरतों और फूलों के तलवार के मतलब को दिखा सकता था। 5 उत्तर पश्चिम देशों जैसे दूर दराज जगहों में ऐसा करना आसान नहीं था। ये बदमाश इस वक्त भी टिप्पणी कर रहा है, लेकिन मान्या ने विवान की बातें सुनकर गुस्से में मुंह से खून तक नहीं उगला। मरते वक्त भी वो इतना आराम से है। इस आदमी को दिमाग की कोई बीमारी तो नहीं है ना? अफसोस, स्वर्गीय बेटियों में फूलों की गहरी समझ नहीं है। अफसोस, अफसोस। विवान ने फिर आह भरी। तुम्हें क्या पता? आंखें तेज, मान्या का मुंह मुस्कान से भर गया। ये आदमी उसकी तलवारबाजी का मूल्यांकन करने की हिम्मत करता है, लेकिन अपनी खामियों पर ध्यान नहीं देता। उसकी तलवारबाजी की तारीफ तो उसके पिता भी करते थे, कोई कमी नहीं निकाल पाते। वो ऐसा आदमी है, उसे क्या पता? लेकिन मान्या के ताने गिरने से पहले तलवार के फूलों में लिपटा विवान अचानक रुक गया और पीछे हट गया। लगभग विवान की आंखों में 2 तेज रोशनी चमकी। उसका दायां हाथ ऊपर उठा
उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों ने तलवार को पकड़ा और तलवार की रोशनी के केंद्र की ओर बढ़ा। ये आदमी, तुम मर नहीं सकते। मान्या चौंक गई। वो जानती थी कि वो कितनी ताकतवर थी। अगर विवान बस बचाव करता तो शायद गंभीर रूप से घायल होता, लेकिन जिंदा रहने की संभावना थी। लेकिन अगर वो जवाबी हमला करता तो तलवार का उल्टा असर शुरू हो जाता। उस वक्त तलवार की ताकत बढ़ जाती और वो पल भर में टुकड़े टुकड़े हो जाता। वो इसे काबू भी नहीं कर सकती थी। ये आदमी, मान्या ने आह भरी। वो पहले से ही इस तलवार के बाद विवान का अंत देख सकती थी। वो अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सकी। हालांकि मान्या बार बार कहती थी कि वो विवान को मार देगी, लेकिन ये सिर्फ गुस्से की बात थी। दरअसल वो बस विवान को एक दर्दनाक सबक देना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि उसकी जासूसी के क्या नतीजे होते हैं। कौन जानता था विवान ने उसकी तलवार की चालों का जवाब देने के लिए इतनी मेहनत की। ये सब मरने की बात थी। उसके दिल में उलझन थी और वो आंखें खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अचानक सामने से एक अनोखी सांस आई, ऐसी सांस जैसे एक अनोखी तलवारबाजी नदियों और झीलों में घूम रही थी। ये एक अनोखी तलवार की तरह थी जो अपने म्यान से निकलकर दुनिया को चौंका देती थी। मान्या ने अपनी आंखें खोल लीं। फिर उसने विवान की अभूतपूर्व गति को उसकी उंगलियों से उठते देखा और फिर उसकी तलवार की चाल की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी आसमान से उतर रही हो। मान्या उदास दिख रही थी। कैसे कैसे हो सकता है? उसने मन ही मन बुदबुदाया और उसे रोने का मन हुआ। उसने 10 साल से ज्यादा तलवारबाजी का अभ्यास किया था, लेकिन अचानक एक मार्शल आर्टिस्ट ने, जो महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण में था और उससे 2 साल छोटा था, उसे तोड़ दिया। इस तरह का मानसिक असर मान्या को इतना परेशान कर गया कि वो तुरंत जवाब नहीं दे सकी। उसने 3 साल की उम्र में तलवारबाजी शुरू की, 5 साल में उसमें महारत हासिल की और 7 साल की उम्र में तलवारबाजी के पूरे कौशल को दिखा सकती थी। देव शिखर में उसे अनोखी प्रतिभा माना जाता था। मान्या ने तलवारबाजी में कभी किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया। वो हमेशा सोचती थी कि वो उत्तर पश्चिम के 5 देशों में तलवारबाजी की सबसे बड़ी प्रतिभा है। 5 देशों के बड़े मुकाबले में देव शिखर के लिए पहला स्थान जीतने के बाद उसने उत्तर पश्चिम छोड़कर बड़ी मुख्य भूमि पर ऊंची साधना के लिए जाने का फैसला किया था। उस पल विवान की इस उंगली ने उसकी सारी आकांक्षाएं तोड़ दी। उसने ध्यान से याद किया कि भले विवान की उंगली बहुत सादी थी, लेकिन उसमें तलवारबाजी का सिद्धांत उसकी 10 साल से ज्यादा की मेहनत से हासिल की गई तलवार से भी गहरा था। इस वक्त मान्या बहुत परेशान थी। विवान ने नहीं सोचा था कि उसकी एक साधारण उंगली का मान्या पर इतना बड़ा असर होगा। अच्छा मौका। अब उसने जरा भी हिचक नहीं दिखाई। उसका शरीर अचानक एक धारा बन गया और पहाड़ के जंगल में गायब हो गया। इतना अच्छा मौका छोड़कर भागने का इंतजार कौन करता? अच्छा नहीं। विवान के हिलते ही मान्या अचानक सदमे से बाहर आई। ऊपर देखा तो विवान पहाड़ी जंगल में गायब हो रहा था। दांत पीसते हुए वो तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन विवान का कोई निशान नहीं मिला। ये आदमी भाग गया। उसके दिल में बस थोड़ी सी ठंडक थी। वो अभी अभी युद्ध में खोई थी। ये माफी के लायक नहीं था। उस हालत में कोई भी जमीनी योद्धा आसानी से उसे मार सकता था। उस बदमाश ने मेरे साथ ऐसा करने का मौका नहीं छोड़ा। तलवार म्यान में डालकर मान्या समझ नहीं पा रही थी। अगर विवान ने उस पर हमला करने का मौका गंवाया होता तो शायद वो 9 बार में से 10 बार वहीं गुस्सा पी जाती। अच्छा, क्या उसे लगता है कि वो भाग सकता है? अपने शरीर से एक जादुई डिस्क निकालते हुए मान्या की आंखों में चालाकी सी चमक आई। चमत्कारी कुंड की जादुई व्यूह पट्टी की तरह उसके पिता ने भी 5 राज्यों की व्यूह पट्टी बनाने में हिस्सा लिया था, इसलिए वो पहले विवान को इतनी आसानी से ढूंढ पाई थी। क्यों? लेकिन जब उसने फिर से डिस्क पर जोर दिया तो उस पर विवान का निशान गायब हो चुका था। यह कैसे हो सकता है? डिस्क के चारों ओर देखते हुए मान्या ने पाया कि विवान का निशान पूरी तरह गायब था। धिक्कार है। दांत पीसते हुए मान्या गुस्से से खुद को रोक नहीं पाई। वो आदमी पहले रक्त आत्मा कुंड की जादुई व्यूह पट्टी को तोड़ चुका था। उसने जरूर व्यूह का कुछ अध्ययन किया होगा। शायद उसके पास कोई खजाना था जो उसकी खोज में रुकावट डाल रहा था। मुझे दोबारा तुमसे मिलने मत देना। पलक झपकते ही मान्या जंगल में गायब हो गई। उसने विवान को ढूंढने की दिलचस्पी खो दी थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ विवान की तेज उंगली घूम रही थी। सैकड़ों मील दौड़ने के बाद विवान रुक गया। अपने शरीर से ट्रांसमिशन जेड कार्ड निकालते हुए विवान ने उसे ध्यान से देखा। अगर तुम मुझे ट्रैक करना चाहते हो तो कोई रास्ता नहीं है।
वो मान्या की इतनी जल्दी ट्रैक करने की काबिलियत से भी हैरान था। सोचने के बाद उसे जेड कार्ड में दिक्कत मिली। कुछ हल्के हाथों से उसने उसकी सांस रोक दी। अच्छा। अचानक विवान ने नजर उठाई और जंगल की गहराई में देखा। ये कौन है? विवान को लगा जैसे कोई दूसरी तरफ से आ रहा है। किसी ने फुसफुसाया और फिर झाड़ियां हिली। कई योद्धा सामने आए। 2 मर्द और एक औरत थी जो उसका पीछा कर रहे थे। क्या ये तुम हो? विवान को देखते ही दिव्या की भौहें सिकुड़ गईं। दिव्या राजकुमारी, मायालोक राज्य की प्रतिभा, जिसे विवान कहते हैं, महिला ने एक्साइटमेंट से कहा। हालांकि दोनों मर्द योद्धा इतने एक्साइटेड नहीं थे। उनकी आंखों में दुश्मनी झलक रही थी। तुम यहां क्यों हो? दिव्या राजकुमारी ने भौहें चढ़ाई। मैं यहां क्यों नहीं हो सकता? विवान ने अपनी नाक छुई। दिव्या का सवाल वाकई अजीब था। यह अभ्यास की जगह है। क्या मेरा यहां होना आम बात नहीं? दिव्या राजकुमारी को अपने सवाल का एहसास हुआ। वो थोड़ी शर्मिंदा दिखी, लेकिन जल्दी सामान्य हो गई और बोली, क्या तुम वर्धन साम्राज्य के योद्धा से नहीं मिले? दिव्या राजकुमारी, वो जरूर नहीं मिला, वरना तुम इस पहाड़ी जंगल में इतने सुरक्षित कैसे घूम रहे होते? महान वर्धन साम्राज्य के योद्धाओं ने तुम्हें मार डाला होता। सफेद कपड़े पहने जवान ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। दिव्या राजकुमारी एक पल रुकी और बोली, विवान, हमारे साथ चलो, ये ज्यादा सुरक्षित रहेगा। विवान हंसा और बोला, शुक्रिया दिव्या राजकुमारी, लेकिन मुझे अकेले काम करने की आदत है। विवान, तुम हमारे साथ चलो। हम वर्धन साम्राज्य के एक योद्धा से मिले थे और लगभग मर गए थे। दिव्या राजकुमारी की मदद से हम बच पाए। मुझे डर है तुम्हें नहीं पता कि वर्धन साम्राज्य के योद्धा मायालोक राज्य के योद्धाओं का पीछा कर रहे हैं। हमारे साथ रहोगे तो ज्यादा सुरक्षित रहोगे। दिव्या के पास वाली औरत ने विवान से कहा, नैना, विवान रक्त आत्मा कुंड में गया हुआ प्रतिभाशाली है। अगर वो इंसान भी है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। विवान, है ना? सफेद कपड़े पहने जवान ने फिर कहा। विवान ने सफेद कपड़े वाले को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जानता हो। जब वो उससे मिला तो बार बार उसका विरोध क्यों करता था? क्या बात थी? किसने कहा कि पहाड़ी जंगल इतना खतरनाक है? वहां न सिर्फ ताकतवर रक्त जानवर हैं, बल्कि महान वर्धन साम्राज्य के मार्शल आर्ट्स वाले भी हैं। क्योंकि दिव्या राजकुमारी ने इतनी सच्चाई से बुलाया है तो मैं साथ चलूंगा, वरना मैं दिव्या राजकुमारी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? विवान ने अपनी नाक छुई। ये आदमी, एक सांस के साथ सफेद कपड़े वाला जवान गुस्से में इतना लाल हो गया कि खून उगलने को तैयार था। ये विवान भी बहुत बेशर्म है। दिव्या राजकुमारी ने तुम्हें बुलाया नहीं, इतनी देर से हिचक रही थी, और तुमने तो अभी कहा था कि तुम्हें अकेले काम करने की आदत है और पलक झपकते ही साथ चलने को तैयार हो गए। ये तो बहुत जल्दी है। जब हम बैंगनी कुंड तक पहुंच जाएंगे तो 4 प्रतिभाशाली लोगों से मिलने पर हमें अच्छे माहौल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 4 बड़ी प्रतिभाओं से मिलने पर हमें किसी खतरे की चिंता नहीं होगी। नैना ने विवान को साथ आने का वादा करते देखा तो बहुत खुश हुई। उसका गोल चेहरा एक्साइटमेंट से चमक रहा था। इनमें से सबसे ताकतवर दिव्या राजकुमारी थी, जो ऊर्जा लेवल के शुरुआती दौर में सबसे मजबूत थी। बाकी 3 में सबसे ताकतवर सफेद कपड़े वाला जवान था, जो महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण में चरम पर था और ऊर्जा लेवल से बस 1 कदम दूर था। हालांकि वो और दूसरा जवान भी महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण में थे, वो सफेद कपड़े वाले से बहुत कमजोर थे। अब विवान भी शामिल हो गया था। भले विवान की साधना महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण में थी, वो रक्त आत्मा कुंड में गया हुआ प्रतिभाशाली था और जरूर एक मजबूत ताकत था। इस तरह जब तक वो भूत अमर संप्रदाय के शुभम जैसे टॉप योद्धाओं से नहीं मिलते, उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। नैना, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। यह आदमी रक्त आत्मा कुंड में शक्तिशाली साधना लेने के बाद भी भटक सकता है। इसकी क्या ताकत है? रक्त आत्मा कुंड में जाने के बाद भी ये ऊर्जा लेवल तक नहीं पहुंचा, यानी ये कोई खास प्रतिभाशाली नहीं है। अगर मैं रक्त आत्मा कुंड में जाता और ऊर्जा लेवल के शुरुआती दौर को तोड़ देता तो ये आसान होता। सफेद कपड़े वाले जवान ने ताना मारा। वो मजाक नहीं कर रहा था। अगर वो शक्तिशाली साधना ले पाता और ऊर्जा लेवल को तोड़ देता तो महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण में चरम तक पहुंचना और यहां तक कि आधा कदम ऊर्जा लेवल पर रखना कोई मुश्किल नहीं थी। निखिल, तुम ऐसा नहीं कह सकते। विवान अभी जवान है, उसकी ऐसी उपलब्धियां हैं, वो पहले से ही बहुत अच्छा है। ताकतवर, सिर्फ तुम ही उसे ताकतवर समझती हो। मुझे सचमुच नहीं पता कि ये आदमी रक्त आत्मा कुंड में कैसे पहुंचा। शायद किसी गुप्त रास्ते से आया हो। हाँ, वो सिंह परिवार का बेटा है। सौरभ, मायालोक राज्य का पहला प्रतिभाशाली। उसकी तुलना में ये बेकार है।
सफेद कपड़े वाले जवान ने ताना मारा। मैंने कहा था तुम्हें दिमागी दिक्कत है। दोनों को बात करते देख विवान आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। क्या बोला? सफेद कपड़े वाला जवान गुस्से से लाल हो गया। हाँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं अपनी बात सुन नहीं पा रहा। विवान ने सिर हिलाया। लगता है बीमारी हल्की नहीं है, तुम तो बस अपने दिमाग से बीमार हो। सफेद कपड़े वाला जवान इतना गुस्से में था कि उसने विवान को ठंडी नजरों से घूरा और तीखी आवाज में बोला, तुम मुझे अपनी बात समझा सकते हो? अगर आज तुमने अपनी बात नहीं समझाई तो मुझे बदतमीजी का इल्जाम मत देना। तुम मेरे साथ बदतमीजी करना चाहते हो? विवान ने उसकी आंखों में देखा। ऐसे आदमी को एक उंगली से ही कुचल सकता था। विवान की तिरस्कार भरी नजर ने सफेद कपड़े वाले जवान को पागल कर दिया। धम! उसके शरीर से असली ऊर्जा बह निकली और एक डरावनी सांस उभरी जिसने विवान को जोर से मारा। बेकार! मेरे साथ दो दो हाथ कर, बस बहुत हो गया। इस वक्त दिव्या राजकुमारी ने आखिरकार मुंह खोला, भौहें चढ़ाई और ठंडे लहजे में बोली, तुम सब मायालोक राज्य के शिष्य हो। अगर मिल सके तो ये किस्मत है। तुम इतने दुश्मन क्यों बन रहे हो? और फिर अभी सब अभ्यास कर रहे हैं, विदेशी दुश्मन नजरें गड़ाए हैं और तुम्हें फिर भी लड़ने का मूड है। दिव्या राजकुमारी, मैं वो नहीं हूं जो हर बात पर बहस करता है। ये विवान है जो मेरा अपमान करता है। सफेद कपड़े वाले जवान ने जल्दी से सफाई दी। अच्छा, तुमने पहले जो कहा वो बहुत भद्दा था। कोई आश्चर्य नहीं कि विवान नाराज है। मैं... सफेद कपड़े वाला जवान उदास दिखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि दिव्या उसे रोकेगी। उसने देखा कि विवान को देखते ही दिव्या की भौहें सिकुड़ गई थीं। अचानक उसका रवैया कैसे बदल गया? ये दिव्या राजकुमारी ही होगी। मायालोक राज्य की राजकुमारी होने के नाते उसे मायालोक राज्य के सारे मार्शल आर्ट्स वालों को बराबर देखना चाहिए ताकि कोई गपशप न करे। ठीक है, मुझे किसी बेकार की परवाह नहीं। वजह समझते ही सफेद कपड़े वाले जवान को राहत मिली। विवान बैंगनी धुंध वाली राजकुमारी को देखकर हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी लड़की उसके लिए बोलेगी और रवैया बदल देगी। विवान, मैं तुम्हें बाकियों से मिलवाती हूं। ये दिव्या राजकुमारी है, तुम्हें पता ही होगा। ये सुवर्णपुरी से प्रतीक है। ये निखिल है, चंद्रपुरी के भगवान के महल का सबसे बड़ा बेटा। तुम्हें अभी जो हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं। वैसे निखिल भाई हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। आदत पड़ जाएगी तो कोई बात नहीं। और मेरा नाम नैना है, आकाशपुरी के सक्सेना परिवार से। पीले कपड़े वाली लड़की ने विवान का परिचय कराया। प्रतीक ने हल्का सा सिर हिलाया। निखिल ने ठंडी सांस ली, लेकिन विवान की तरफ नहीं देखा। चलो चलते हैं, दिव्या राजकुमारी बुदबुदाई और टीम तुरंत आगे बढ़ गई। विवान, ये हमारी किस्मत है कि हम महान वर्धन साम्राज्य और भूत अमर संप्रदाय के योद्धाओं से नहीं मिले। तुम्हें नहीं पता, महान वर्धन साम्राज्य और भूत अमर संप्रदाय के योद्धा बहुत क्रूर हैं। वो हर जगह मायालोक राज्य के योद्धाओं का शिकार करते हैं और मार डालते हैं। हमारे पास रक्त जानवरों को मारने पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। अब तक किसी ने भी रक्त क्रिस्टल इकट्ठे नहीं किए। रास्ते में नैना एक्साइटमेंट से विवान से बात करती रही और उसे कुछ बताया। विवान ने हल्का सा सिर हिलाया। रास्ते में उसे पता चला कि नैना भले प्यारी, नाजुक और कमजोर दिखती थी, लेकिन वो नेक दिल और दोस्ताना थी। निखिल बार बार दिव्या राजकुमारी से बात करता था। ऐसा लगता था कि वो दिव्या राजकुमारी का पीछा करना चाहता था। इस पहाड़ी जंगल के बाहरी हिस्से में रक्त जानवरों को शायद ही साफ किया जाता था। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर जगह झाड़ियां और कांटेदार पौधे थे और जंगल बहुत घना था, जो रक्त जानवरों का स्वर्ग था। अचानक झाड़ियों से आवाज आई और एक लाल बैल निकला, जिसके शरीर पर आग की लकीरें थीं। मध्यम लेवल का रक्त जानवर, ज्वाला बैल, इसे भागने मत दो, नैना ने धीमी आवाज में कहा। उसके शब्द खत्म होने से पहले निखिल बाहर निकला। उसका शरीर बिजली की तरह था और कपड़े लहरा रहे थे। उसकी तलवार अचानक म्यान से निकली। हवा में उसने एक शानदार छाया बनाई। एक तलवार ने ज्वाला बैल के सिर को भेद दिया। एक हल्की सी आवाज के साथ निखिल की लंबी तलवार आसानी से ज्वाला बैल के सिर में घुस गई और मध्यम लेवल के बैल को खत्म कर दिया। निखिल भाई का स्वर्गीय गीत 13 चौप और बेहतर हो रहा है। आम तलवार कौशल ऐसा नहीं कर सकते। प्रतीक, कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट जो कम बोलता था, ने तारीफ की। फिर उसने ज्वाला बैल के शरीर से रक्त क्रिस्टल निकाला और निखिल को दे दिया। ये तो बस मध्यम लेवल का रक्त जानवर है, निखिल ने तिरस्कार के साथ मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता था कि उसे महायोद्धा लेवल के मध्यम जानवर का कोई सम्मान नहीं था। उसी वक्त वो चुपके से दिव्या राजकुमारी को देख रहा था और उसका रवैया स्वाभाविक और बेफिक्र था।
लेकिन विवान अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने महायोद्धा लेवल के मध्यम रक्त जानवर को मार डाला। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई रक्त जानवरों का राजा मार दिया हो। क्या यह ज्यादा नहीं हो गया? वो सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। भले वो इस वक्त कमजोर नहीं था, लेकिन उसकी भविष्य की उपलब्धियां सीमित ही रहेंगी। विवान, तुम क्या हिला रहे हो? विवान को सिर हिलाते देख निखिल गुस्से से भर गया। कुछ नहीं। निखिल ने ठंडी सांस ली। विवान का रवैया और आंखें साफ तौर पर उसे नीचा दिखा रही थीं। मुझे यूं मत देखो कि मेरे पास क्या खूबियां हैं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और टीम आगे बढ़ गई। इसके बाद उन्हें कई रक्त जानवर मिले जो सभी महायोद्धा लेवल के मध्यम या शुरुआती चरण में थे। इन्हें कई लोगों ने आसानी से खत्म कर दिया। इस रफ्तार से हम 2 दिन में काफी रक्त क्रिस्टल इकट्ठा कर लेंगे। नैना और बाकी लोग बहुत एक्साइटेड थे। अगर उन्हें अकेले काम करना पड़ता और पर्याप्त रक्त क्रिस्टल इकट्ठा करने होते तो ये आसमान छूने जितना मुश्किल होता। लेकिन कई लोग साथ मिलकर काम करें तो काम 10 गुना 100 गुना तेज हो जाता। खासकर जब दिव्या जैसे गुरु साथ हों और कोई रक्त जानवर मिले तो वो घबराते नहीं। हालांकि हम कई जगहों पर गहराई तक जा चुके हैं। अगला रक्त जानवर और ताकतवर हो सकता है। हमें सावधान रहना चाहिए कि चोट न लगे। सबसे जरूरी है कि आसपास किसी दूसरी सेना के योद्धा तो नहीं, दिव्या राजकुमारी ने याद दिलाया। हाँ, नैना और बाकी सब सहमत थे। ओह, जैसे ही सबकी आवाजें रुकीं, एक दहाड़ सुनाई दी। सामने के पेड़ों से अचानक एक भेड़िया निकला जिसकी ऊंचाई एक इंसान से भी ज्यादा थी। भेड़िया शल्कों से ढका था। उसकी पीठ पर कांटेदार कांटे थे और पूंछ स्टील के चाबुक जैसी थी। वो मजबूत और ताकतवर था। उसकी आंखें ठंडी थीं और वो सबको ठंडी नजरों से घूर रहा था। सब सावधान रहो, ये लोहे की पीठ वाला भेड़िया है, महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण का रक्त जानवर। रक्त जानवर को देखते हुए दिव्या राजकुमारी बुदबुदाई। लोहे की पीठ वाला भेड़िया जमीनी लेवल के सबसे डरावने रक्त जानवरों में से एक है। वो स्वभाव से क्रूर और बहुत तेज होते हैं। सबसे जरूरी, उनकी रक्षा आम भेड़ियों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। ये बहुत खतरनाक है। ये लोहे की पीठ वाला भेड़िया मुझे दे दो। नैना और बाकियों की चोटों से डरकर दिव्या राजकुमारी आगे बढ़ी। दिव्या राजकुमारी, 1 मिनट रुको। इस वक्त निखिल अचानक हंसा, विवान को देखा और ताने भरे लहजे में बोला, दिव्या राजकुमारी, चिंता मत करो, लगता है यहाँ कोई बैठा मजे ले रहा है। उसने तो कभी कोई चाल नहीं चलाई। ये लोहे की पीठ वाला भेड़िया इतना ताकतवर भी नहीं है। इसे विवान को देने के बारे में क्या ख्याल? वरना कुछ लोग मुफ्त का खाना खा रहे हैं और पता नहीं कहां से आए हैं। विवान ने अपनी नाक छुई। वो कुछ खा रहा है। जब महायोद्धा लेवल के मध्यम और शुरुआती चरण के रक्त जानवर थे, निखिल, नैना और बाकी सब लड़ाई में बहुत सक्रिय थे। उसे लड़ने का मौका मिलने से पहले ही लड़ाई खत्म हो जाती थी। खासकर निखिल, जो दिव्या राजकुमारी के सामने दिखावा करने के लिए मध्यम लेवल के जानवर को एक तलवार से मार देता था। अब महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण का रक्त जानवर मिला और वो कहता है कि विवान कुछ नहीं कर रहा और उसे आगे बढ़ने दे। क्या मजाक है? ये तो साफ है कि वो उसे गड्ढे में धकेल रहा है। निखिल, विवान ने अभी अभी रक्त आत्मा कुंड में महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण को पार किया है। मुझे डर है उसकी ताकत इतनी मजबूत नहीं होगी। लोहे की पीठ वाले भेड़िए से अकेले निपटना उसके लिए बहुत खतरनाक है। चलो सब मिलकर लड़ते हैं। हम इस भेड़िए को मार सकते हैं। हमें दिव्या राजकुमारी की मदद की जरूरत नहीं। नैना ने निखिल का इरादा समझा और भौहें चढ़ा ली। नैना, तुम ऐसा नहीं कह सकती। विवान रक्त आत्मा कुंड में गया हुआ प्रतिभाशाली है। पूरे मायालोक राज्य में सिर्फ 8 ऐसी प्रतिभाएं हैं और फिर उसके बड़े भाई सौरभ हैं मायालोक राज्य के मशहूर पहले प्रतिभाशाली। अगर सौरभ यहाँ होते तो लोहे की पीठ वाला भेड़िया तो क्या, ऐसे भेड़ियों का झुंड भी मारना आसान होता। सौरभ के छोटे भाई के तौर पर इस लोहे की पीठ वाले भेड़िए को मारना विवान के लिए आसान होना चाहिए, निखिल ने ताने भरे लहजे में कहा। और उसने विवान की ओर देखा और ताना मारा। रास्ते में और उसने विवान की ओर देखा और ताना मारा। रास्ते में विवान ने कभी हाथ भी नहीं उठाया। उस वक्त हमें अपने रक्त क्रिस्टल बांटने होंगे। इतनी घटिया बात कैसे हो सकती है? तुम हर वक्त उसके पक्ष में बोलती रही हो। क्या तुम उसे पसंद करती हो? नैना का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। कंपोनेंट प्लेसमेंट गुस्से से भरा। तुम बकवास कर रहे हो क्या? खैर, मुझे नहीं पता ये कैसे करना है। अगर तुम खुद करना चाहती हो राजकुमारी दिव्या, तो मुझे लगता है बेहतर होगा कि तुम ऐसा न करो। दरअसल मेरा मकसद सिर्फ विवान को कुछ ताकत देना नहीं है, बल्कि उसकी ताकत को जानना भी है, ताकि भविष्य में जब हम दुश्मन से मिलें तो हमें पता हो, कोई हादसा ना हो। निखिल,
स्विंग टीम के कोने में खड़ा चतुराई से बोला। दिव्या का दिल डर से कांप गया। सच कहूं, विवान ने शिविर में ईशान को हराया था, लेकिन उसे सचमुच नहीं पता था कि विवान की ताकत अब कितनी है। ये लोहे की पीठ वाला भेड़िया वाकई उसकी ताकत का अंदाजा लगाने का मौका था। विवान, अगर तुम इस लोहे की पीठ वाले भेड़िए से लड़ना चाहते हो तो क्या तुम्हें यकीन है? विवान को देखते हुए दिव्या ने पूछा। निखिल का दिल अचानक सिहर उठा। दिव्या राजकुमारी ने ऐसा कहा। एक मर्द होने के नाते विवान भला कैसे कहेगा कि उसे यकीन नहीं? जरूर आगे आएगा, लेकिन लोहे की पीठ वाला भेड़िया, भले वो खुद हो, उससे निपटना आसान नहीं होगा। अगर विवान आगे जाता है तो क्या वो मर नहीं जाएगा? अगर बैंगनी धुंध वाली राजकुमारी भी साथ हो तो उसे थोड़ा कड़वा अनुभव देना भी ठीक है। मुझे यकीन नहीं, बेहतर होगा तुम जाओ। अगर मुझे चोट लग गई तो क्या होगा? लेकिन निखिल के मन में विचार अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि उसने विवान को डरते और सिर हिलाते हुए सुना, जो पीछे हट रहा था। निखिल ने लगभग मुंह से पुराना खून उगल दिया। क्या विवान इतना कमजोर है? बैंगनी धुंध वाली राजकुमारी के सामने उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं और वो खुद को मर्द कहता है। दिव्या राजकुमारी भी हैरान थी। विवान की ताकत के साथ भले वो लोहे की पीठ वाले भेड़िए का मुकाबला न कर सके, उसके पास पहली लड़ाई की ताकत तो है, लेकिन वो बिल्कुल लड़ने को तैयार नहीं। इतना डरपोक है। श्रद्धा, ऐसा डरपोक आदमी कैसे पसंद कर सकता है? विवान, तुम मर्द हो कि नहीं? निखिल ने मजाक उड़ाया और खुद पर गर्व महसूस किया। अब सब उसका असली चेहरा देख सकते हैं। तुम मर्द हो, तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। विवान ने बार बार सिर हिलाया। बेकार। मैंने सुना है कि जब सौरभ विजयनगर में थे, उन्होंने तुमसे जिंदगी मौत की लड़ाई के लिए कहा था और वादा किया था कि वो तुम्हें दोनों हाथ देंगे। फिर भी तुम नहीं माने। पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब यकीन है। सचमुच मैं खुद ये करूंगा। आज मैं तुम्हें रक्त आत्मा कुंड में गए प्रतिभाशाली और मेरे बीच का फर्क दिखाऊंगा। बेकार बेकार ही रहता है, चाहे वो रक्त आत्मा कुंड में चला जाए। ताने के साथ निखिल लोहे की पीठ वाले भेड़िए की ओर दौड़ा। वो मन ही मन बहुत गर्व महसूस कर रहा था। वो लोहे की पीठ वाले भेड़िए को जल्दी मारना चाहता था, ताकि सब देख सकें कि असली प्रतिभाशाली कौन है। बेचारा। निखिल को उड़ते देख विवान की आंखों में दया की झलक दिखी। फिर उसने नैना से कहा, तुम ज्यादा सावधान रहना। नैना हैरान थी। विवान का क्या मतलब है? निखिल की ताकत से महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण में वो लोहे की पीठ वाले भेड़िए से निपट सकता है। भले कुछ मुश्किल हो, लेकिन क्या कोई हादसा हो सकता है? नैना उलझन में थी। जैसा कि सोचा, निखिल के हमले में लोहे की पीठ वाला भेड़िया जल्दी घायल हो गया। उसके फर से खून बहने लगा। आउच! एक धीमी दहाड़ के साथ लोहे की पीठ वाला भेड़िया मुड़ा और भाग गया। शैतान जानवर, कहां भाग रहा है? निखिल बहुत खुश था। उसने सोचा था कि लोहे की पीठ वाले भेड़िए से निपटने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह भेड़िया इतना कमजोर होगा। दिव्या राजकुमारी के सामने दिखाने का मौका वो कैसे छोड़ सकता था? पल भर के लिए निखिल विवान का थोड़ा आभारी था। अगर विवान पहले डरकर पीछे नहीं हटता तो उसे इतना अच्छा मौका कैसे मिलता? एक छलांग के साथ निखिल जंगल में भाग गया, लेकिन अचानक उसका शरीर जैसे जम गया, मानो उसने कुछ अजीब देख लिया हो। वो जल्दी वापस लौटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आह! एक जोरदार चीख के साथ पहाड़ी जंगल से कई लोहे की पीठ वाले भेड़िए निकल आए। उनमें से एक, जिसके शरीर पर चांदी के शल्क थे, चांदी के चांद जैसा लग रहा था, निखिल की ओर दौड़ा। धिक्कार है! दिव्या राजकुमारी ने यह देखा। उसका चेहरा बदल गया और वो दौड़कर आगे आई। धम! निखिल का सीना चांदी के शल्क वाले भेड़िए के पंजों से कट गया। करीब 1 फुट लंबा घाव था, खून बह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अगर दिव्या राजकुमारी ने वक्त पर उसे न बचाया होता तो उस चांदी के भेड़िए के पंजे उसे 2 टुकड़ों में चीर देते। आ! भेड़िया चीखा। जंगल से निकले लोहे की पीठ वाले भेड़ियों का एक झुंड ठंडी आंखों के साथ लोगों को घेर रहा था। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा थे। इस वक्त सब हैरान और डरे हुए थे। क्या हो रहा है? अभी तो सिर्फ एक लोहे की पीठ वाला भेड़िया था, इतने सारे कहां से आए? और सबसे आगे वाला चांदी के शल्कों से ढका था, जैसे सोना और लोहा, जिससे खून और ताकत की लहरें निकल रही थीं। ये तो ऊर्जा लेवल का रक्त जानवर था। इस समय चांदी के भेड़िया राजा के नेतृत्व में 10 से ज्यादा लोहे की पीठ वाले भेड़ियों ने विवान और बाकियों को घेर लिया। उनके मुंह से लार टपक रही थी और नुकीले दांत डरावने थे। नहीं, ये घात थी। मैं इन शैतान जानवरों को कैसे भूल गया? दिव्या राजकुमारी की आंखें सिकुड़ गईं।
लोहे की पीठ वाले भेड़िए बहुत चालाक, खतरनाक और क्रूर होते हैं। वो इंसान योद्धाओं से निपटने के लिए चालें चलते हैं। हर साल उनके हाथों कई योद्धा मारे जाते हैं। पहले उसने सिर्फ एक भेड़िया देखा था। दिव्या ने सोचा कि ये अकेला है, इसलिए निखिल को आगे भेजा। कौन जानता था कि ये भेड़िया जानबूझकर लोगों को ललचाने के लिए भेजा गया था, ताकि वो पीछा करे और घात में फंस जाए। अगर उसने पहले खुद हमला किया होता तो शायद वो खुद घिर जाती। शुक्र है ये निखिल था जो गया। निखिल, तुम ठीक हो? निखिल भाई, तुम कैसे हो? इस वक्त प्रतीक का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी पीठ ठंडी हो गई। दिव्या राजकुमारी को छोड़कर निखिल उनके बीच सबसे ताकतवर था। अब इतने सारे भेड़ियों ने घेर लिया था। अगर निखिल फिर से न लड़ सका तो बाकी सब और भी खतरे में पड़ जाएंगे। विवान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। सिर घुमाकर निखिल गुर्राया और क्रूर आंखों से विवान को घूरा। अगर विवान पीछे न हटता तो उस पर घात कैसे लगती? मुझे कैसे पता कि इतने सारे लोहे की पीठ वाले भेड़िए होंगे? और तुमने खुद पहले जाने की जिद की, मुझे कैसे दोष दे सकते हो? नाक छूते हुए विवान ने मासूमियत से कहा। विवान का रवैया देखकर निखिल इतना गुस्से में था कि उसके फेफड़े फटने को थे। ठीक है, अब सबके लिए लड़ाई बंद करने का वक्त है। निखिल, मैं चांदी के भेड़िया राजा से निपटूंगी, तुम चांदी के धब्बों वाले सरदार भेड़िए से लो। विवान, क्या तुम बाकी बचे लोहे की पीठ वाले भेड़ियों को रोक सकते हो? दिव्या राजकुमारी का चेहरा गंभीर था और तलवार पकड़े उसके हाथ के जोड़ सफेद हो गए थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, सिर घुमाकर निखिल ने गहरी आवाज में कहा। दिव्या राजकुमारी, चांदी के धब्बों वाले 2 सरदार भेड़िए हैं। मुझे डर है कि हम तीनों टिक नहीं पाएंगे। प्रतीक थोड़ा घबरा गया। घेरे हुए 10 से ज्यादा लोहे की पीठ वाले भेड़ियों में एक चांदी का भेड़िया राजा और 2 चांदी के धब्बों वाले सरदार भेड़िए थे। इसके अलावा करीब 10 साधारण लोहे की पीठ वाले भेड़िए भी थे। इतने सारे भेड़ियों से निपटना उनके लिए नामुमकिन था। जितना हो सके देर करो, मैं जल्दी से जल्दी चांदी के भेड़िया राजा को खत्म करूंगी, फिर तुम्हारी मदद करूंगी। याद रखो, अगर तुम डटे नहीं रहे तो हम सब मर जाएंगे। बैंगनी धुंध वाली राजकुमारी का चेहरा शांत था और आदेश देने में बहुत सख्त थी। विवान ने दिव्या राजकुमारी को देखा और उसका दिल पिघल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक राजकुमारी होने के बावजूद दिव्या इतनी नेकदिल और सही होगी और खतरे के सामने बिल्कुल नहीं घबराएगी। दरअसल अगर दिव्या राजकुमारी सबको छोड़कर अकेले भाग जाए तो उसके बचने की संभावना 70% तक थी। लेकिन अगर वो यहाँ रुककर सबके साथ लड़े जैसा वो अब भी कर रही थी तो बचने की संभावना सिर्फ 30 से 40% थी। आउच! दिव्या के आदेश पर चांदी के भेड़िया राजा ने भी अपनी व्यवस्था की। एक चीख के साथ 10 से ज्यादा लोहे की पीठ वाले भेड़िए भीड़ की ओर दौड़े। एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। इस वक्त कोई भी पीछे नहीं हटा। सबने अपने खास हुनर दिखाए और कोई जगह नहीं छोड़ी। धम! हर तरह की तलवार की चमक, मुट्ठी की ताकत और हथेली की हवा चारों ओर फैल गई। पूरा पहाड़ी जंगल धूल और धुएं से भर गया। इनमें से दिव्या ने अकेले चांदी के भेड़िया राजा से लड़ाई की। उसकी तलवार से गजब की चमक फूटी जो कम से कम समय में उसे मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चांदी का भेड़िया राजा बहुत चालाक था और उसका सीधा मुकाबला वो अपने लचीले शरीर और तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके दिव्या राजकुमारी के साथ चक्कर काटता था, जिससे उसका हमला ज्यादा असरदार नहीं हो पा रहा था। उल्टा कई बार जल्दबाजी में वो खुद खतरे में पड़ जाती थी और लगभग घायल हो जाती थी। दूसरी तरफ निखिल, जो महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण में था, चांदी के धब्बों वाले सरदार भेड़िए से लड़ रहा था। वो घायल था और बार बार जवाबी हमला कर सकता था, लेकिन फिर भी डटा हुआ था और इतना कमजोर नहीं था। लेकिन प्रतीक और नैना करीब 10 साधारण लोहे की पीठ वाले भेड़ियों से घिरे थे। वो लगातार पीछे हट रहे थे और टिक नहीं पा रहे थे। शुरुआत में उनकी ताकत के साथ 1 या 2 साधारण लोहे की पीठ वाले भेड़िए निपटना ही उनकी सीमा थी। लेकिन अब न सिर्फ करीब 10 साधारण लोहे की पीठ वाले भेड़िए थे, बल्कि एक और ताकतवर चांदी का सरदार भेड़िया भी था जिसने उन्हें पूरी तरह थका दिया था। शुरुआत में वो कई साधारण लोहे की पीठ वाले भेड़ियों को एक साथ मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये भेड़िए इतने चालाक होंगे और उनसे सीधे नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा चांदी का सरदार भेड़िया हमेशा मौके तलाशता रहता था, इसलिए उन्हें यह ख्याल जल्दी छोड़ना पड़ा। कुछ देर के लिए सब खतरे में थे और ये लोहे की पीठ वाले भेड़िए साफ तौर पर उन्हें मारना चाहते थे। ऐसे ही चलता रहा तो नामुमकिन है, हम सब यहीं मर जाएंगे। ऐसे में तुम लोग पहले घेरा तोड़ो, मैं बाद में आऊंगी। ये नजारा देखकर
दिव्या ने बेचैनी से कहा, ये लोहे की पीठ वाले भेड़िए बहुत चालाक हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सब मर जाएंगे। नहीं, हम नहीं जा सकते। राजकुमारी, तुम पहले क्यों नहीं जाती? नैना ने दांत पीसते हुए कहा। अगर वो पहले घेरा तोड़ देंगे तो उनके पास भागने का कुछ मौका होगा, लेकिन वो दिव्या राजकुमारी को मुश्किल में डाल देंगे। अगर दिव्या ढेर सारे लोहे की पीठ वाले भेड़ियों से घिर गई तो वो जरूर मर जाएगी। धिक्कार है। असली दिक्कत वो दूसरा चांदी का सरदार भेड़िया है जो बहुत चालाक है। अगर तुम उसे मार सको तो शायद दबाव काफी कम हो सकता है। प्रतीक ने भी चिल्लाकर कहा, विवान, जाओ और चांदी के सरदार भेड़िए को संभालो। इस वक्त निखिल ने अचानक आदेश भरे लहजे में कहा, नहीं, इस हालत में विवान खतरे में पड़ जाएगा। नैना ने तुरंत कहा, उसने पहले कोई मदद नहीं की, अब उसे चांदी के सरदार भेड़िए को संभालने देना क्या बुरा है? क्या तुम चाहती हो कि हम सब यहीं मर जाएं? निखिल का लहजा अच्छा नहीं था और उसने ठंडे स्वर में कहा, और फिर उसे चांदी का सरदार भेड़िया संभालने दो। विवान रक्त आत्मा कुंड में गया हुआ प्रतिभाशाली है। क्या वो ये छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकता? कोई बात नहीं, विवान को चांदी का सरदार भेड़िया संभालने देना बिल्कुल ठीक नहीं। नैना ने गुस्से से कहा, ठीक है, फिर तुम यहीं मर जाओ। निखिल ने ठंडी सांस ली और उसकी आंखें सख्त थीं। ये वक्त कब का था? नैना इतनी दयालु थी, वो सचमुच नासमझ थी। मैं कोशिश करता हूं। विवान ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो नैना और बाकी लोग टिक नहीं पाएंगे। नहीं, तुम चांदी के सरदार भेड़िए से नहीं निपट सकते। नैना थोड़ी परेशान थी। और तुम्हें क्या लगता है कि चांदी के सरदार भेड़िए को ललचाने से तुम उसे भगा सकोगे? लोहे की पीठ वाले भेड़िए की चालाकी के साथ वो जरूर पहले तुम्हें मारने दौड़ेगा और फिर वापस आकर हमें काटेगा। नैना, विवान मान गया है। तुम क्या बात कर रही हो? क्या तुम दिव्या राजकुमारी को यहां मरते देखना चाहती हो? निखिल गुस्से में चिल्लाया। ये नैना बस बहुत बेवकूफ थी। उसने विवान को यह बात सुनाने के लिए कहा ताकि विवान चांदी के सरदार भेड़िए को भगाने को तैयार हो। कितनी मूर्खता है। उसने नैना को बुरी नजर से देखा और उसकी आंखों में ठंडक की झलक चमकी। अगर पहले उसके और नैना के बीच कुछ अच्छा था तो वो उसे अपने साथ कैसे ले जा सकता था? अब बार बार उसके अच्छे कामों को बर्बाद करना वाकई घटिया था। मैं इसे संभाल लूंगा। मैं हंस हंसकर शरीर की साधना करता हूं। शायद मैं चांदी के सरदार भेड़िए के पीछे से बच सकूं। दांत पीसते हुए नैना की आंखों में मरने का पक्का इरादा था। यह तो मेरी अपनी मौत है, निखिल ने ताना मारा। लोहे की पीठ वाला भेड़िया तेज दौड़ने में माहिर है। नैना, जो महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण में एक साधारण रक्त जानवर है, हंस हंसकर शरीर की विधि से बच सकती है, लेकिन चांदी के सरदार भेड़िए से उसका सामना मरने से कम नहीं। नैना की ऐसी हालत देखकर विवान का दिल थोड़ा गर्म हुआ और उसकी आंखों में एक नरम मुस्कान आई। जब वो आगे बढ़ा तो उसके शरीर से एक अनदेखी तेजी फूटी। उसके हाथ में रहस्यमयी लोहे की तलवार प्रकट हुई। उसने सामने चांदी के सरदार भेड़िए को ठंडेपन से देखा और कहा, नैना, तुम्हें इसे संभालने की जरूरत नहीं। चांदी का सरदार भेड़िया मुझे दे दो। ये कहते हुए विवान नैना और प्रतीक के ऊपर से कूदा और चांदी के सरदार भेड़िए से भिड़ गया। विवान, पागलपन मत कर, नैना ने जल्दी कहा। विवान ने पहले साधारण लोहे की पीठ वाले भेड़िए से लड़ने की हिम्मत भी नहीं की थी। अब वो चांदी के सरदार भेड़िए को निशाना बनाना चाहता है। वो उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? लेकिन जब उसने ये कहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब चांदी के सरदार भेड़िए ने देखा कि किसी ने उसे चुनौती दी तो वो तुरंत दहाड़ा। उसके मजबूत पैर जमीन पर जोर से मारे और एक काली बिजली की तरह वो विवान के सामने आ गया। उसने खून से भरा बड़ा मुंह खोला जिसमें नुकीले दांत चमक रहे थे। उसकी ठंडी आंखों के नीचे उसके अगले पंजे और नाखून चाकू की तरह थे। वो हवा में तेजी से चीखा। उसकी भयानक ताकत लगभग एक पहाड़ को उड़ा सकती थी। रक्त जानवर की डरावनी गंध उसमें समा गई थी। नहीं, विवान, पीछे हट, नैना ने बेचैनी से चिल्लाया। चांदी का सरदार भेड़िया पागल था। शायद निखिल भी इस हालत में उसका मुकाबला नहीं कर पाता, विवान तो दूर की बात है। विवान, ज्यादा जोर मत लगा। दिव्या राजकुमारी ने भी ये नजारा देखा और उसे चेतावनी दी, लेकिन विवान ने दोनों की चीखों पर ध्यान नहीं दिया। चेहरे पर कोई डर नहीं। वो पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा और चांदी के सरदार भेड़िए की ओर गया। ये खत्म हो गया। नैना का दिल उदास था। उसने वो दृश्य देख लिया था जहां चांदी का सरदार भेड़िया विवान को टुकड़े टुकड़े कर देता। वो अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सकी। आउच! सोच में विवान की चीख नहीं सुनाई दी। इसके बजाय नैना ने चांदी के सरदार भेड़िए की तीखी दहाड़ सुनी। क्या हुआ? आंखें खोलकर नैना ने चांदी के सरदार भेड़िए की पीठ पर 2 फुट लंबा घाव देखा।
स्टील जैसे मजबूत शल्क फट गए थे, उसमें से खून के छींटे निकल रहे थे और एक तीखी चीख के साथ वो जमीन पर गिर रहा था। विवान को बुरी तरह घूर रहा था। इसके उलट विवान उसी जगह शांति से खड़ा था और उसके हाथ में पकड़ी लोहे की तलवार से खून की एक बूंद टपकी। ये कैसे हो सकता है? नैना ने मुंह खोला और जो उसने देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। अभी क्या हुआ? विवान को चोट क्यों नहीं लगी? उल्टा चांदी का सरदार भेड़िया बुरी तरह घायल हो गया। थोड़ी दूर पर प्रतीक और निखिल भी हैरान थे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और लगभग जमीन पर गिर गईं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि विवान चांदी के सरदार भेड़िए के हमले से बच गया। हाथ में पकड़ी जंग लगी तलवार के एक हल्के वार से उसने चांदी के सरदार भेड़िए की पीठ पर घाव कर दिया। ये तरबूज काटने जितना आसान था। निखिल हैरान था और लगभग पागल हो गया। ये चांदी का सरदार भेड़िया है। उसकी रफ्तार बहुत तेज है। वो ऊर्जा लेवल के शुरुआती दौर के सबसे ताकतवर के करीब है, यहां तक कि वो पूरी कोशिश करके भी उससे बचता है। इसके अलावा चांदी के सरदार भेड़िए की रक्षा बहुत डरावनी थी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वो सिर्फ कुछ इंच का घाव ही कर पाया, लेकिन विवान ने एक हल्के वार से 2 फुट लंबा घाव कर दिया। आखिर हो क्या रहा है? निखिल उलझन में था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। उफ! प्रतीक और नैना को घेरे हुए साधारण लोहे की पीठ वाले भेड़ियों ने अपने सरदार की चीख सुनी। एक एक करके अपने निशाने हटाए, जोर से चीखे और तुरंत विवान की ओर दौड़े। पल भर में कम से कम 4-5 लोहे की पीठ वाले भेड़िए चारों तरफ से विवान पर झपटे। विवान, सावधान! नैना का दिल फिर से कांप उठा और उसने जोर से चिल्लाया, उफ! लेकिन उसकी आवाज पूरी होने से पहले उसने तलवार की रोशनी की एक चमक देखी। उसी वक्त 5 लोहे की पीठ वाले भेड़ियों की गर्दन से खून के छींटे उड़े और उनकी ठंडी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो जमीन पर गिरे और उनकी सांसें थम गईं। एक तलवार, 5 लोहे की पीठ वाले भेड़ियों के सिर कट गए। ये सब हैरान और स्तब्ध थे। क्या विवान सचमुच इंसान है? क्या वो वाकई महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण का योद्धा है?